Hello everyone, this is Om Prakash. Welcome to our YouTube channel Ascension Institute. आज की इस क्लास में हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, पावर का डिवीजन क्यों जरूरी है। इस चैप्टर में हम पहले दो स्टोरीज पढ़ेंगे। एक स्टोरीज है, पहली स्टोरी है बेल्जियम के बारे में, और दूसरी स्टोरी श्रीलंका के बारे में है। बेल्जियम बेल्जियम आपको पता है कि यूरोप का एक छोटा देश है, जिसका एरिया हम देखें कि जो प्रेजेंट डे हरियाणा है ना, उतना ही उसका एरिया है। और हरियाणा की हम पॉपुलेशन देखते हैं 2 करोड़, और बेल्जियम की पॉपुलेशन देखते हैं तो उससे भी आधी है, हरियाणा से भी हाफ है, लगभग 1 करोड़ बेल्जियम की पॉपुलेशन है। और इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। और इसका जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें मोस्टली 2 लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, डच एंड फ्रेंच। यानी पूरी कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल्स 59% है। Dutch speaking peoples are 59% in Belgium, while French speaking people are just 40%. 40% are French speaking, 59% are Dutch speaking. Rest 1% are German speaking. Okay, and these Dutch speaking people are living in फ्लेमिश रीजन। ये फ्लेमिश रीजन में रहते हैं डच स्पीकिंग पीपल। ओके, फ्लेमिश। और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं बेल्जियम के। ओके, दीज आर लिविंग इन वेलोनिया। एंड ये तो पूरी कंट्री के बारे में बात हो गई बेल्जियम के, लेकिन जो कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की, जिसका नाम था ब्रुसेल्स, उसमें सिस्टम अलग था। ओके, जब ब्रुसेल्स की बात करते हैं, ब्रुसेल्स इट इज कैपिटल ऑफ बेल्जियम, इसमें फ्रेंच 80% थे। ओके, पूरी कंट्री में मेजोरिटी में कौन था? डच। लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच। फ्रेंच आर 80% इन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, while Dutch are only 20%। केवल 20% ही थे ब्रुसेल्स में। पूरी कंट्री में तो मेजोरिटी में थे डच, 59% थे, लेकिन कैपिटल सिटी में डच माइनॉरिटी में थे, 20% थे। और कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में कौन थे? फ्रेंच। वहीं हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में मोस्टली 2 कम्युनिटीज थी, एक थे सिन्हल और दूसरी कम्युनिटी थी तमिल। यानी इसमें सिन्हल बोलने वाले थे और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे। और सिन्हल बोलने वाले पीपल अबाउट 74% थे। ओके, there are 74% people who are speaking Sinhal in Sri Lanka, and 18% people are Tamil speaking। 18% लोग तमिल लैंग्वेज बोलते थे। और उसमें भी तमिल भी हम देखते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, एक थे श्रीलंकन तमिल्स और एक थे इंडियन तमिल्स। तमिल्स में भी मेजोरिटी में थे श्रीलंकन तमिल, जिनकी पॉपुलेशन 13% थी। और जो इंडियन तमिल से, उनकी पॉपुलेशन
5% थी, 5% थी। ठीक है। और श्रीलंका, श्रीलंका हम देखते हैं कि जो इसकी पॉपुलेशन प्रेजेंट डे हरियाणा की पॉपुलेशन है ना, जैसे 2 करोड़, ठीक उतनी ही पॉपुलेशन श्रीलंका की है। बेल्जियम की तो पॉपुलेशन कितनी थी, 1 करोड़, लेकिन श्रीलंका की कितनी है, 2 करोड़। और ये कहां पे है, इंडिया के साउथ में, जैसे तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के भी साउथ में श्रीलंका है। ठीक है, 2 स्टोरीज हो गई। अब 2 स्टोरीज हो गई। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखें कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। श्रीलंका में कैसे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट कर रही थी, यानी सिंहल स्पीकिंग पीपल कैसे तमिल्स पे डोमिनेट कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ओके, श्रीलंका में हमने देखा कि मोस्टली 2 लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, एक थे सिंहल और दूसरे थे तमिल। सिंहल, सिंहल लैंग्वेज को बोलने वाले पीपल 74% थे, वहीं तमिल्स 18% थे। ओके, जिसमें से भी 13% श्रीलंकन तमिल्स थे। वहीं 5% इंडियन तमिल्स थे। फाइव परसेंट इंडियन तमिल्स थे। एंड ये जो सिन्हल्स थे, इनका जो रिलीजन था वह था बुद्धिस्ट। ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। वहीं जो तमिल्स थे वो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे। हुआ ये कि जब 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी ना, उसके बाद वहां की गवर्नमेंट पे सिन्हल कम्युनिटी डोमिनेट करने लगी थी। ओके, 1948 के बाद वहां की गवर्नमेंट में सिन्हल कम्युनिटी डोमिनेट करने लगी थी, क्योंकि वो मेजोरिटी में थी, 74% पॉपुलेशन थी उसकी। इसके साथ साथ 1956 में श्रीलंका में एक एक्ट पास हुआ था। उस एक्ट के अकॉर्डिंग सिन्हल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। ओके, सिन्हल अब ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है श्रीलंका की। इसके साथ साथ वहां जो सिन्हल कम्युनिटी का जो रिलीजन था, बुद्धिस्ट रिलीजन, उसको भी स्टेट रिलीजन बना दिया गया था। ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजन ऑल्सो बिकेम स्टेट रिलीजन। यानी अब एक कम्युनिटी के रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया, उसकी लैंग्वेज को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया, तो दूसरी भी तो कम्युनिटी है ना, तो तमिल इससे नाराज हो गए थे। होना भी जरूरी है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में जो पोजीशन थी ना, उसके लिए भी प्रेफरेंस किसको दे रहे थे, सिन्हल को। यानी यूनिवर्सिटी पोजीशन, यूनिवर्सिटी में एडमिशंस भी किसके पास थे, सिन्हल के पास। ठीक है, यानी प्रेफरेंस किसके पास थी, सिन्हल के पास। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वहां पे जो गवर्नमेंट जॉब्स थी ना, उनमें भी रिजर्वेशन किसके पास था, सिन्हल के पास। प्रेफरेंस किसको दी जाती थी, सिन्हल को। अब इतना सब कुछ हुआ तो श्रीलंका में जो माइनॉरिटी में थे, जो तमिल थे, वो इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे थे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तमिल्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, अपनी पार्टी बनानी स्टार्ट कर दी थी। किस लिए,
ऑटोनॉमी के लिए, वो अपने आप को अलग मानने लगे थे श्रीलंका से। मानना जरूरी भी था क्योंकि उनके ना तो लैंग्वेज का प्रोटेक्शन था, ना कल्चर का प्रोटेक्शन था, ना रिलीजन का प्रोटेक्शन था। गवर्नमेंट जॉब उनके पास नहीं थी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन उनके पास नहीं था। तब उन्होंने 1980s के दौरान एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए तमिल एलम बनाया। एलम यानी स्टेट। अब ऐसा हुआ तब दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, और कॉन्फ्लिक्ट के चलते चलते दोनों कम्युनिटीज के बीच में, सिनल्स और तमिल्स के बीच में सिविल वॉर हो गया था। और ये सिविल वॉर जाके 2009 में जाके सिविल वॉर खत्म हुआ था। ओके, 2009 में जाके ये सिविल वॉर पूरी तरह से खत्म हो गया था। सिविल वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि एक कम्युनिटी, सिनल कम्युनिटी डोमिनेट कर रही थी तमिल्स के ऊपर। ओके, क्योंकि उन्होंने सिनल कम्युनिटी ने अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, अपने रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था, और गवर्नमेंट जॉब में भी प्रेफरेंस सिनल लैंग्वेज बोलने वालों को दी जाती थी, यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन सिनल लैंग्वेज को बोलने वालों को दी जाती थी। इनके पास सारी पॉलिटिकल पावर थी, सोशल पावर थी, इकोनॉमिकल पावर थी। इसलिए तमिल्स ने प्रोटेस्ट किया था, एक सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड की थी, और दोनों कम्युनिटीज के बीच में सिविल वॉर हो गया था। और ये सिविल वॉर जाके 2009 में जाके खत्म हुआ था, 2009 में जाके एंड हुआ था। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक में हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे कि बेल्जियम में कम्युनिटीज के बीच में अकोमोडेशन कैसे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ओके, बेल्जियम के बारे में हमने रीड किया था कि बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, डच स्पीकिंग पीपल थे, और जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। ओके, बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन कैसा था? डच थे 59%, फ्रेंच थे 40%, एंड जर्मन वर 1%। ये तो पूरी कंट्री के बारे में बात हो गई, लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में एथनिक कंपोजिशन इससे अलग था। ब्रुसेल्स में क्या था कि जो फ्रेंच थे वो 80% थे, वो डच थे वो 20% थे। फ्रेंच 80%, while Dutch were only 20%। ओके, पूरी कंट्री में मेजोरिटी में कौन है? डच। लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच। और जब दो कम्युनिटीज को, अब आपको पता है कि एक देश में एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दोनों लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तब इसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए 1970 से लेके 1993 तक बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया था। ओके, फ्रॉम 1970 टू 1993 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड 4 टाइम्स। ओके, और 4 बार अमेंड करने के बाद, 4 बार अमेंड करने के बाद, 4 बार बदलाव करने के बाद, जब बेल्जियम मॉडल अपनाया गया था, तब उसमें बेल्जियम मॉडल में पहली चीज यह थी कि उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर थे ना, बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर, वो इक्वल थे। There are equal ministers in central government. Equals means 50% तो थे डच स्पीकिंग और 50% थे फ्रेंच स्पीकिंग। ओके, यानी मिनिस्टर इक्वल थे, 50-50 थे। ठीक है, 50-50 थे, यानी 50-50 होंगे तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और इसके साथ साथ कोई भी अगर स्पेशल लॉ पास करना होता था तो उसके लिए दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की मंजूरी लेनी आवश्यक होती थी, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप की असेंट लेनी नेसेसरी होती थी। ठीक है,
असेंट ऑफ बोथ कम्युनिटीज। यानी बेल्जियम मॉडल में फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लेवल पर मिनिस्टर इक्वल होंगे, भले पॉपुलेशन डच की कितनी हो, फ्रांस की कितनी हो, मैटर नहीं करता, मिनिस्टर तो इक्वल होंगे सेंट्रल लेवल पर। और इस स्पेशल लॉज को पास करने के लिए भी दोनों कम्युनिटीज की मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ साथ जो पावर था वो डिवाइड हुआ था सेंटर से स्टेट में। ओके, यानी पावर अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक स्टेट की लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर डिफर करता है, तो अब स्टेट को पावर देना भी नेसेसरी था। और स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के अब सबऑर्डिनेट नहीं थी बेल्जियम में। ओके, बेल्जियम में सेंटर से स्टेट में पावर डाइवर्ट हुआ था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो पूरी कंट्री में डच ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया था। पूरी कंट्री में मेजोरिटी में कौन थे? डच 59%, और माइनॉरिटी में थे डच के मुकाबले फ्रेंच। तब भी दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला था। तब जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स थी ना, ब्रुसेल्स में फ्रेंच ने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने बोला तो डच पूरी कंट्री में मेजोरिटी में होके 59% होके भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हम ब्रुसेल में 80% होके भी दोनों कम्युनिटीज के बीच में, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए ब्रुसेल्स में भी दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। वहां पे भी पावर इक्वली डिवाइड थी। ठीक है, और इसके साथ साथ यहां पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनी थी। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, यानी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के लिए, डच स्पीकिंग पीपल के लिए, जर्मन स्पीकिंग पीपल के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी बेल्जियम में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? फर्स्ट हम इसमें देख सकते हैं पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। बिकॉज पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ओके, पावर शेयरिंग reduces the possibility of conflicts between social groups। यानी पावर शेयरिंग के द्वारा दो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सकता है, दो सोशल ग्रुप्स के बीच में विवाद को दूर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बेल्जियम की स्टोरी पढ़ी थी। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन हमने देखा था कि उसमें 59% डच थे, 40% फ्रेंच थे एंड 1% जर्मन थे। लेकिन वहां पे जो पावर था ना, वो फ्रेंच और डच के बीच में इक्वली डिवाइड था। यानी वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में दोनों कम्युनिटीज के बीच में इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। ओके, सिविल वॉर नहीं हुआ। वही हम एग्जांपल देखते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका में दो कम्युनिटीज थी मोस्टली, एक सिन्हल और दूसरी थी तमिल्स। और सिन्हल लैंग्वेज बोलने वाले लोग लगभग 74% थे, और सिन्हल लैंग्वेज बोलने वाले लोग डोमिनेट कर रहे थे तमिल्स को। यानी सारी सोशल पावर, इकोनॉमिक पावर किसके पास थी? सिन्हल लैंग्वेज बोलने वालों के पास। गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस किसको दी जाती थी? सिन्हल लैंग्वेज बोलने वालों को। और सिन्हल लैंग्वेज को 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। तब एक लैंग्वेज के स्पीकिंग पीपल के पास ज्यादा पावर है, वो डोमिनेट कर रही है, दूसरी के पास कम पावर है, तमिल्स के पास कम पावर थी, तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा।
तमिल्स भी अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और दोनों कम्युनिटीज के बीच में सिविल वॉर हो गया था, और ये सिविल वॉर जाके 2009 में खत्म हुआ था। यानी हम देखते हैं श्रीलंका के केस में जब पावर इक्वली डिवाइड नहीं थी तो दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। वहीं बेल्जियम में पावर इक्वली डिवाइड थी तो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, और एक इनोवेटिव कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया था। जब यूरोपियन यूनियन बना था ना, तब यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर को ब्रुसेल्स चुना गया। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है, उसको चुना गया था यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। ओके, हम देख सकते हैं फर्स्ट वर्ड अब सबको क्लियर है ना कि पावर शेयरिंग है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है दो कम्युनिटीज के बीच में। अगर पावर शेयर होगी तो दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, अगर पावर शेयर नहीं होगी इक्वली तो दो कम्युनिटीज के बीच में फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, विवाद होंगे। ठीक है। एंड सेकेंड, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? पावर शेयरिंग इज वेरी spirit of democracy and a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise। यानी डेमोक्रेटिक रूल में, डेमोक्रेटिक कंट्री में उनके साथ पावर शेयर की जानी चाहिए जो इससे इफेक्ट होते हैं। यानी डेमोक्रेसी में रूल किसका होता है? पीपल का, लोगों का। तब लोगों के पास तो पावर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लॉज होगा, कोई भी पॉलिसीज होगी, उससे इफेक्ट कौन होगी? उसका प्रभाव किसका पड़ेगा? लोगों पे, पीपल पे। तो उनके साथ तो पावर शेयर होनी चाहिए ना। हम देखते हैं कि इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, तब इंडिया में भी लोगों के पास पावर है ना। अब इंडिया में आपको पता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं है, बिकॉज इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन है और इतने लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि वो डायरेक्टली लोग लॉज बनाए, पॉलिसीज बनाए। तो लोग अपने बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव चूज कर देते हैं, वो फिर उनके बिहाफ में लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है। और हम देखते हैं कि लोगों के साथ पावर तो शेयर होनी चाहिए। अगर किसी एरिया में किंग होगा, राजा होगा, तब वो पावर शेयर नहीं करता है। ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री की तो पहचान ही यही है कि लोगों के साथ पावर का शेयर हो, शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। और इसके एक्सरसाइज से कौन अफेक्ट होते हैं? मोस्टली पीपल, लोग, जनता, आम नागरिक। तो उनके साथ भी पावर शेयर होनी चाहिए। ठीक है। समझ आया क्वेश्चन या टॉपिक? पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? क्योंकि इसके द्वारा दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था ना, बेल्जियम में पावर इक्वली डिवाइड थी तो दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। लेकिन श्रीलंका में सिंगल कम्युनिटीज के पास ज्यादा पावर थी तो दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। वहीं जो पावर शेयरिंग है डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर उनके साथ शेयर होनी चाहिए जो इसकी एक्सरसाइज से अफेक्ट होते हैं। यानी लोगों के पास पावर शेयर होनी चाहिए, लोगों के साथ पावर शेयर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो डेमोक्रेसी से पहले लोगों की सोच थी कि पावर किसी एक पर्सन के पास होना चाहिए, एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर पावर किसी एक व्यक्ति के पास होगा तो क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं, तुरंत डिसीजन लिए जा सकते हैं। ये डेमोक्रेसी से पहले की सोच थी।
लेकिन डेमोक्रेसी के बाद ऐसा माना गया कि पावर लोगों में डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि पावर किसी एक पर्सन के पास होगी तो पावर का मिसयूज कर सकता है। अगर पावर एक से ज्यादा लोगों के पास होगी तो पावर के मिसयूज को रोका जा सकता है। हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले पावर शेयरिंग की हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखेंगे, यानी पावर को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर को हॉरिजॉन्टली 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, पहला है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर तो आपको पता है जो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है? एग्जीक्यूटिव जो लॉस लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उनको इंप्लीमेंट करता है। और जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी देखती है कि जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, जो लॉज एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट किए हैं, लागू किए हैं, वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के तो अगेंस्ट नहीं, पीपल के इंटरेस्ट के तो अगेंस्ट नहीं। ओके, वो रिव्यू करती है लॉज को। ठीक है, लेकिन पावर भी इन 3 ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड है, यानी जो एग्जीक्यूटिव में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लेजिस्लेचर के प्रति। और वहीं आपको पता है कि जुडिशरी के में जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेकिन इनके जो द्वारा लॉज पास किए जाते हैं उनको जुडिशरी रिव्यू कर सकता है। ठीक है, मोस्टली लेजिस्लेचर में कौन होते हैं पर्सन? तो एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव में पीएम, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, प्रेसिडेंट। ठीक है, और भी जज हो गए। और जुडिशरी में हम देखते हैं कि जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज। ये तो पावर का हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो गया। अब बात करेंगे पावर का वर्टिकल डिवीजन, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। पावर किसी एक ऑर्गन के पास नहीं है, ना तो लेजिस्लेचर के पास पूरी पावर, ना एग्जीक्यूटिव के पास है, ना जुडिशरी के पास है। तीनों ऑर्गन्स के पास पावर है। इससे पावर का चेक एंड बैलेंस बना रहता है। पावर किसी एक ऑर्गन के पास कंसंट्रेटेड नहीं है। और वर्टिकल डिवीजन में हम देखते हैं पावर का वर्टिकल डिवीजन में पावर डिवाइड होती है सेंट्रल, स्टेट और भी लोकल लेवल पे। ठीक है, यानी पावर सेंटर से स्टेट एंड लोकल लेवल पे। इंडिया के केस में हम देखते हैं ना, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है और लोकल गवर्नमेंट के पास भी होती है। ठीक है, और बेल्जियम में भी हमने देखा, बेल्जियम में पावर सेंटर से स्टेट में ट्रांसफर की गई थी। अब बेल्जियम में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था। पावर सेंटर से स्टेट में डिवाइड नहीं हुई थी। इंडिया के केस में पावर सेंटर के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और लोकल लेवल पर जैसे पंचायत होगी, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, इनके पास भी पावर है। ठीक है, और पावर किन के बीच डिवाइड की जा सकती है? पावर आपको पता है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, ओके,
डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी डिवाइड हो सकती है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, हमने देखा एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ना, जिसको इलेक्ट करते थे, जैसे डच कम्युनिटी गवर्नमेंट को तो इलेक्ट करते थे डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच को करते थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, और जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट को जर्मन स्पीकिंग पीपल। और इसके साथ साथ हमने रिजर्वेशन भी पढ़ा है लास्ट ईयर। ओके, रिजर्वेशन यानी ऐसे कम्युनिटीज या ऐसे सोशल ग्रुप जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है, और रिजर्वेशन के द्वारा उनको मतलब दूसरे ग्रुप्स के इक्वली ट्रीट कराया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में विमेन का रिप्रेजेंटेशन मेल के मुकाबले इक्वल नहीं था, तब लोकल लेवल पर वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया गया है, और 2023 में विमेन रिजर्वेशन एक्ट भी पास किया गया है, जिसके द्वारा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में भी वुमेन को 33% रिजर्वेशन होगा, ठीक है। और पावर आपको पता है कि और भी प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी डिवाइड हो सकती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है कि कोई भी, पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज कर सकती है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अगर वो जनता के इंटरेस्ट काम कर सकती है, कोई लॉज एंड पॉलिसीज में उसकी कुछ कमी है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है मोस्टली अपोजिशन पार्टी उसको क्रिटिसाइज कर सकती है, और एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट का भी निर्माण कर सकती है, ठीक है। और प्रेशर ग्रुप्स आपको पता है कि जो गवर्नमेंट जो लॉज बना रही है, जो पॉलिसीज बना रही है, जो डिसीजन ले रही है, अगर वो जनता के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होंगे तो प्रेशर ग्रुप्स उनको गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं, ठीक है। यानी पावर आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी डिवाइड है, डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप्स में भी डिवाइड है। लेकिन ये तो बात होगी डेमोक्रेसी में, अगर किसी एरिया में किंग का रूल होगा, राजा का रूल होगा, तो वहां पे थोड़ी होगी प्रेशर ग्रुप्स के पास पावर, पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर। किंग अगर कोई व्यक्ति किंग के खिलाफ बोलेगा, राजा के खिलाफ बोलेगा, तो राजा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़े ना, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आपको पता है कि पावर मोस्टली हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में डिवाइड होती है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड होती है पावर। हॉरिजॉन्टली किसके बीच डिवाइड होती है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड वर्टिकली पावर किस में डिवाइड होती है? सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पर। और इसके साथ साथ और भी सोशल ग्रुप्स में डिवाइड होती है, जैसे बेल्जियम का एग्जांपल देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट का। इसके साथ साथ पावर प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज में भी डिवाइड होती है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहाँ एंड होता है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।